समय लगाना है। इन जनरल 8 घंटे प्लस आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना? अनलेस अनटिल यू आर वेरी एक्सेप्शनली टैलेंटेड, तो वो अलग बात है। मैम ऑप्शनल के लिए क्या करें? ऑप्शनल के लिए आपने अगर अभी डिसाइड नहीं किया है, तो आपके जो पसंद के ऑप्शनल्स हैं आप एक बार देखिएगा। अगर आपकी कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, मतलब जो मैचिंग है वो तो आप तुरंत ले लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है, तो आप ईज़ी ऑप्शंस देखिए। अगर आपकी मैथ्स, साइंस कुछ बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, तो आप मैथ्स का ऑप्शनल ले सकते हैं। अदर मैथ्स, केमिस्ट्री ऐसा ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एक नॉर्मल बच्चे हैं जिसको फिजिक्स अच्छी लगती थी, तो फिजिक्स ऑप्शनल लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ह्यूमैनिटीज देखिए। ह्यूमैनिटीज में जो इजी ऑप्शनल्स होते हैं या रिलेटिवली कहा जाए कि जिनका मटेरियल आसान है, जल्दी पढ़ा जाता है, पीएसआईआर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, आप उनमें थोड़ा एक्सप्लोर करके देखिए। थोड़ा आप ऐसे लिटरेरी बेंड के हैं, तो आजकल लिटरेचर ऑप्शंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि आप बहुत ही छोटे हैं, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि अब मैं बहुत जब 11th-12th में हूँ, तो प्रिपरेशन कैसे करूँ, मुझे अभी से पढ़ना है। तो मेरा आपसे जेन्युइनली सजेशन होगा कि आप अभी से पढ़ने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए, ठीक है? आपको इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू जो भी अच्छा लगता है, आप उसको पढ़िए। थोड़ा-सा आप यूट्यूब पे चैनल्स पे यूपीएससी रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं, जो कि चैनल पढ़ाने वाले रेफरेंस में बात हो रही है, वो मैं शेयर कर दूँगी इंस्टाग्राम आईडी पे। लेकिन उसके अलावा आप जेन्युइनली अपनी पढ़ाई पे अभी 12th की फ़ोकस करें और एक अच्छे कॉलेज को सिक्योर करें। और उसपे किसी का मेरे पास यही सवाल आ रहा था कि मैं कौन-सी स्ट्रीम लूँ, अगर मुझे यूपीएससी निकालना है। आपको यूपीएससी निकालना है, नहीं निकालना, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। अगर आप इतनी इस छोटी क्लास में हैं, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपको अच्छा लग रहा है ना, जो कि जॉब दिलाने के लिए जो बढ़िया स्ट्रीम होगी, आप वो चूज़ करिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि उसके बाद हमारे जितने चेंजेस आते हैं माइंड में, वो डिफरेंट होता है। हम अगली अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन आप जॉब वाइज़ सिक्योर हो जाएँगे, तो आप यूपीएससी के लिए भी बेटर प्रिपेयर कर पाएँगे। बायो साइड से जो लोग हैं, आप ग्रेजुएशन में क्या करें, आपका तो डॉक्टर होता है मेरे ख्याल से, जो मतलब या तो आप बीएससी एमएससी करते हैं या तो आप डॉक्टरेट करते हैं। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपनी डॉक्टर वाली पढ़ाई पूरी कंप्लीट करें। और या बीएससी अगर आप करना चाहें, एमएससी करना, पीएचडी करना, जो भी आप करना चाहें उसको कंप्लीट करें, और ये एम से कि मुझे यही करना है। क्योंकि उसके बाद आपकी स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। आप चाहेंगे तो आप यूपीएससी में भी आ जाएँगे, और नहीं चाहेंगे तो आप अपने डिज़ायर्ड जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होगा, आप उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे। मंथली मैगज़ीन कौन-सी पढ़ी थी? मैंने मंथली मैगज़ीन कोई भी नहीं पढ़ी। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं, आपका ये डाउट है कि मैं आउटलुक, इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन और क्या होती है, कुरुक्षेत्र योजना, ये सब पढ़ के क्या मैंने नोट्स बनाए थे? तो बिल्कुल नहीं बनाए थे। इन जनरल लोग नहीं बनाए तो भी अच्छे से, मैंने टॉपर्स की बहुत वीडियोज़ देखे हैं, उसमें वो भी नहीं बनाते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे अंडर 5 रैंक भी लाते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कोचिंग के कोई भी 2 कोचिंग के आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लें, तो वो काफ़ी बेहतर होगा। ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से तो आप सीएसई दे सकते हैं। आप कोई भी डिस्टेंस लर्निंग से आप बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें कोई भी इस बात का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन बस होनी चाहिए। मैथ्स ऑप्शनल से आप स्टार्ट करने में कितना टाइम लगेगा? मैथ्स ऑप्शनल आराम से 10 से 11 महीने लेता है, अनलेस अनटिल आप बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ हो मैथ्स में, आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के लिए, तो अदरवाइज़ इतना टाइम लेता है, जैसा मैंने सुना है। न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट हिंदी बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको बताया है। कोई भी आप हिंदी वैसे तो आप, मैं सजेस्ट करूँगी आप इंडियन एक्सप्रेस देखा करें, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी रिलेटिवली ईज़ियर है। मुझे पर्सनली पसंद भी है न्यूज़पेपर, और वो ईज़िली समझा देता है, और पॉइंट्स तो आपको दिख ही जाएँगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आप अच्छा लिख ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप अच्छा समझ सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स में, क्योंकि हिंदी में समझाया जाता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे। Then thirdly, you can always refer to strategy by Hindi medium toppers. They can actually tell you how to do it. तो वो YouTube पे आपको मिल जाएगा। ओके, आंसर राइटिंग रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो आप पहले आंसर राइटिंग के लिए पहले आप अपना कंटेंट पढ़ लें। उसके बाद आप किसी ना किसी कोचिंग का जो मटेरियल है ना, वो टेस्ट पेपर, पिछले साल के टेस्ट पेपर जो पूरे ईयरली हैं, उनको एक बार पढ़ें। उनके आंसर्स देखें कि आंसर में रिक्वायर्ड क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो लिखना क्या होता है। फिर आप देखिए कि टॉपर्स क्या लिख रहे हैं, है ना? उसके साथ में आप लिखना शुरू करिए, पर डे 1 आंसर लिखना शुरू करिए, और पहले उसको 15 मिनट लगेगा, धीरे-धीरे उस वो 7 मिनट, 5 मिनट में आ जाएगा। तो इसको करना शुरू करिए और साथ में टॉपर्स कॉपी पढ़ते जाइए, आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगे। ये जो ब्लैंक हो जाते हैं आंसर राइटिंग के प्रेशर में,
कि कि सब कुछ आता है लेकिन कैसे लिखूँ ये ब्लैंक सब व्यक्ति होते हैं जो मैंने अभी जस्ट इस केस लाइन को बोलने से पहले जो प्रोसेस बताया आप उसको करके देखें, हर दिन एक आंसर लिखें। हर व्यक्ति को डर लगता है, आधे-आधे घंटे तक पेन नहीं चलता। मैंने जब अपना पहला एसे लिखने की कोशिश करी थी तो आई स्टिल रिमेंबर मैं 1 घंटे तक पेन लेके बैठी रही थी। एक वर्ड लिखा था पहले, पहला वर्ड कि इट मतलब पहली जो लाइन थी कि इट हैज़ बीन, बस इट हैज़ बीन कम टू नोटिस या एनी अदर लाइन वो भी नहीं, बस इट हैज़ बीन। अब सोच ही नहीं पा रही थी, मेंटल ब्लॉकेड हो गया था। उसके बाद इवेंचुअली मैंने 2 साल में मेरे भी 146 नंबर आए थे ऐसे में, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर हो गए थे। लेकिन वो कैसे हुए थे? क्योंकि एक मेंटल ब्लॉकेड क्रॉस हुआ था। तो ये सबके साथ होता है, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया, आप उसको करके देखिए, आपको बेनिफिट होगा। जो क्वेश्चन है कि पॉसिबल है आईएएस एग्जाम निकालना विदाउट कोचिंग, बिल्कुल पॉसिबल है। आजकल आप कितने टॉपर्स की वीडियो देखेंगे जो उन्होंने बिना कोचिंग के किया, लेकिन आप उनको जरूर देखें और उनकी स्ट्रैटेजी को अपनाएं कि उन्होंने कोचिंग नहीं करी पर्टिकुलर किसी जगह से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से गाइडेंस जरूर ली होगी, तो कहाँ से ली है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह से लेनी पड़ती है। फिर एक जो क्वेश्चन है कि बीइंग अ गर्ल, अच्छा मैरिज का प्रेशर होता है और घर में कैसे करें और जॉब नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो है जॉब के लिए आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए मत आई करिए, आप जितनी भी चीज़ों के लिए केपेबल हो सकते हैं आप उन सबको लिए जॉब के लिए भरिए, हर जगह अप्लाई करके पढ़ने की एग्जाम देने की कोशिश करिए, जिससे आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे तो आपके पेरेंट्स भी मेंटली सिक्योर हो जाएंगे और आप भी वहां रह के या बाहर रह के प्रिपेयर कर पाएंगे, आपको भी थोड़ा अपनी बातों में से मिल जाएगा। तो इसलिए आप एग्जाम्स देने की कोशिश करिए, मैक्सिमम एग्जाम्स 3-4 महीने या 6 महीने में टारगेट बना लीजिए कि मुझे कोई ना कोई एग्जाम निकालना है, तो और लग जाइए और सारे एग्जाम एम्प्लॉयमेंट न्यूज देख के भरते जाइए। लोगों का कहना है कि मेरा मन कंट्रोल नहीं होता, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, कभी कभी तो लगता है कि छोड़ दूं। ये सबके साथ होता है, ये बहुत नॉर्मल चीज है, तो इससे आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं या आप सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है और हर चीज को डील करते हुए आगे बढ़ता है। इसमें हर दिन खुद के साथ एक लड़ाई है, हर मिनट खुद के साथ एक लड़ाई है, हर सेकंड इनफैक्ट खुद के साथ लड़ाई है इस बात की कि नहीं मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं उठ के काम करूंगी। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं और आप आगे पढ़ें कि ना पढ़ें और एग्जाम नेक्स्ट अटेम्प्ट कैसे दें, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पहली इंपॉर्टेंट बात है, पहले 10-15 लोगों की स्ट्रैटेजी देखिए कि एक साल में एग्जाम कैसे निकाल लें। एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए और उसके रिविजन का प्लान बनाइए। अच्छा, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के बच्चे हैं और आप सजेस्ट कर चाहते हैं कि नेक्स्ट 10 मंथ्स में क्या किया जाए। तो देखिए फाइनल ईयर के हैं, सबसे पहले तो 15 दिन लगाइए स्ट्रैटेजी निकालने में, एग्जाम का सिलेबस और स्ट्रैटेजी निकालने में, और उसके बाद एक-एक करके पढ़ाई करना शुरू करिए। कैसे करेंगे? ऑप्शनल और जीएस दोनों साथ-साथ जाएँगे, आपको ऑप्शनल चूज़ करना पड़ेगा और जीएस आप उसके साथ पढ़ेंगे। तो दिन में आपको जो भी समय मिलता होगा, मान लीजिए 2 घंटे या 4 घंटे, उसमें हाफ-हाफ डिवाइड करके जीएस और ऑप्शनल पढ़ना शुरू करेंगे। ये आप पढ़ेंगे ज़रूर से, लेकिन अब इनके लिए आप देखते जाएँगे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोचिंग की गाइडलाइंस की ज़रूरत है, तो आप उसको ज़रूर ऑनलाइन देखेंगे। ऑनलाइन या तो यूट्यूब के माध्यम से या आप किसी कोचिंग के थ्रू से, ठीक है? उनका मटेरियल लेके। तो दोनों तरीके से लेंगे और उसके साथ आपको क्या करना होगा कि अपने जो भी आपका शेड्यूल है, उसमें 20% टाइम आपको रिविज़न के लिए ज़रूर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उसके 2-3 रीज़न हैं। पहली बात तो ये कि बहुत बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको क्वेश्चन उससे प्रीलिम्स के अलावा अगर हम मेंस की बात करें, तो एक बहुत ही सुलझे हुआ आप एग्जाम्पल, बेसिक से एग्जाम्पल लिख पाते हो जो कि फैक्चुअली करेक्ट होते हैं, तो आपको हमेशा नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको ज़रूरी है एनसीईआरटीज़ पढ़ना। इसका जो बेसिक सवाल होता है कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने हमेशा न्यू पढ़ी है और मुझे न्यू से बेनिफिट मिला है। आप न्यू पढ़ेंगे तो मोर कलरफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लगती है, तो आप पढ़ पाओगे। एनसीईआरटी के नोट्स आप कैसे बनाएंगे? तो एनसीईआरटी के बेटा नोट्स बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि आप एनसीईआरटी के बगल में आप साइड में देखोगे इतनी सी जगह खाली रहती है, या तो आप उसमें लिख दो। तो उससे क्या होगा कि जब आप एनसीईआरटी 1 या 2 बार के बाद पढ़ोगे तो सिर्फ साइड साइड का पढ़ना शुरू करोगे और आपको पता होगा कि अगर ये वन वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो बगल वाली जगह पे ही लिखा होगा, तुरंत हम देख लेते हैं। दूसरा या तो ऑप्शन होता है कि आप एक एक ए फोर लो, उसको 2 पार्ट में फोल्ड कर दो और उसमें छोटे 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 लिख दो, जैसी आपकी इच्छा होती है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि साइड में बगल में एनसीईआरटी के लिख दो, है ना? बाद में जब आप थोड़ा 1-2 साल एनसीईआरटी पुरानी हो जाती है तो आप उसको एक्चुअल में फाड़ भी सकते हो वहां से, लेकिन तब तक ऐसा रहता है कि वो पत्ती से स्ट्रिप रहती है, तो आप देखते हो कि ये है, फॉर एग्जाम्पल उमियम लेक लिखा है और मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि उमियम लेक कहाँ पे है, तो बगल में पक्का एनसीईआरटी में कहीं लिखा होगा पूरे डिटेल में, है ना? तो आपको समझ आ जाएगी।